तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको पता है कि हमारे द्वारा इस समय RO 2023 इसके अलावा PCS प्री 2024 इन दोनों की वीडियो सीरीज हमारे द्वारा प्रारंभ कर दी गई है और हमने इन दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनाकर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो यदि आप RO 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हिंदी और GS की दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और यदि आप PCS प्री 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमने जो है इस वीडियो में उसकी भी प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया है। ठीक है, तो आप यदि अपने तैयारी को एक क्रमशः और क्रमबद्ध ढंग से करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आपको पता है कि हम जो है अभी तक प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत ये दोनों घटना चक्र की जो बुक आई है उससे हम ख़त्म कर चुके हैं। हम अभी आधुनिक भारत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक भारत में ये पार्ट 2 है उसका। इससे पहले यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, तो फिर इस पार्ट 2 को भी देख सकते हैं। ठीक है, या आप इसे देखकर फिर उसके बाद उसे देखिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक जो है समाचार पत्र जो है अबुल कलाम द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अल हिलाल। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसकी व्याख्या है, अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक जर्नल अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो 1912 में इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से किसका जोड़ा जो है गलत है। यानी ये इधर एक तरफ ये समाचार पत्र दिए गए हैं और एक तरफ उनके प्रकाशक का नाम है, तो किनके द्वारा कौन सा समाचार प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल प्रकाशित किया गया है, ये जो है सही है आपका। ठीक है, अगला है आपका लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक द्वारा भी केसरी जो है सही है, इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, उसके अलावा है जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड, तो ये भी सही है। महात्मा गांधी द्वारा द पायनियर, ये प्रकाशित महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, तो यही गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए द पायनियर किसकी है? द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ सन 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलेन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? द पायनियर का प्रकाशन जॉर्ज एलेन ने किया था। और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो ये इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन थे। ठीक है, कौन कौन से थे दोस्तों? ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिए फिर से। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन, ये महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कुछ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं और यहाँ उनके प्रकाशकों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसे हमको मैच कराना है। ठीक है, तो आइए मैच करा लेते हैं। तो समाचार दर्पण किसका है? तो ये है JC मार्समैन का। ठीक है, समाचार दर्पण JC मार्समैन का है। मिरातुल अखबार, तो मिरातुल अखबार किसका है दोस्तों? ये है आपका राजा राम मोहन राय का। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आगे है केसरी। तो केसरी किसका है? केसरी है आपका BG तिलक का। केसरी किसका है दोस्तों? BG तिलक का जी। और यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, चलिए इनकी व्याख्या भी आप देख लीजिए। समाचार दर्पण JC मार्समैन, मिरातुल अखबार ये आपका राजा राम मोहन राय, केसरी BG तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इन युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये दिया गया है, तो वही प्रकाशक और समाचार पत्र नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए नवजीवन आपको अभी हमने बताया व्याख्या में कि MK गांधी जी का ही है, यानी महात्मा गांधी जी का है। स्वराज किसका है? तो ये टी प्रकाशम का ही है। ठीक है, टी प्रकाशम का स्वराज सही है। प्रभात, तो ये किसका है? NC केलकर का है, यह भी सही है आपका। डी जो है कौमी आवाज़, ये अबुल कलाम आज़ाद जी का नहीं है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या में।
तो देखिए कौमी आवाज़ नाम का उर्दू अखबार का प्रकाशन जो है वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसमें 2 लोग संयुक्त रूप से सम्मिलित थे। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू और रफ़ीक अहमद किदवई थे। ठीक है, वर्ष 2008 में इस अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। ठीक, चलिए कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ पत्र जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? ये जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट से। ठीक है, कॉमनवेल्थ का प्रकाशन एनी बेसेंट द्वारा किया जाता था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ठीक है, तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, एक ब्रह्म समाज था जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे, और यहाँ पर दिया है भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? ये केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र बनर्जी। तो इनमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन है? तो ये हैं राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर आप लोग जो है व्याख्या इसकी, तो व्याख्या में देख लीजिए सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के सूत्रधार राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात का तारा आदि माना जाता है। तो देख लीजिए राजा राम मोहन राय को इतनी सारी उपाधियां दी गई हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ठीक है, तो भारत का मार्टिन लूथर कौन है दोस्तों? तो भारत का मार्टिन लूथर हो जाएगा आपका श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश, फिर से वही प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है दोस्तों? यह आर्य समाज की पुस्तक है। ठीक है, किसकी पुस्तक है? आर्य समाज की पुस्तक है। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखना है, यानी पे कुछ महापुरुषों के नाम दिए गए हैं आपका तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इनको हम चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, आप जल्दी से जो है आपका समय ना खराब हो। तो देख लीजिए इनका कालक्रम क्या रहा। तो तुलसीदास का काल क्या रहा है? 16वीं से 17वीं शताब्दी रहा है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय का काल जो है 1772 से लेकर 1833 रहा है। ठीक, इसके बाद दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर 1883 के मध्य रहे हैं, और विवेकानंद जी 1863 से लेकर 1902 ईस्वी के मध्य रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका क्रम रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आपका आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा की गई थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्यतः थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किस कारण हुई थी? तो इसका कारण क्या था दोस्तों? इसका सही कारण हो जाएगा आपका एनी बेसेंट के कारण। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता के कारण क्या थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ठीक है, तो जो शारदा एक्ट था, शारदा अधिनियम,
इस शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों की उम्र और लड़कों की उम्र विवाह करने की क्या थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष और 18 वर्ष। ठीक है, यानी लड़कियों की उम्र कितनी थी? तो 14 वर्ष थी और लड़कों की उम्र जो है 18 वर्ष थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ठीक है, तो नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है। तो इनमें से किसके विषय में ये पैराग्राफ के बारे में, इनमें से किसके बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी एम मालाबारी। ठीक है, बी एम मालाबारी के संबंध में ये चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो सर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद। इन्होंने ही सर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एसोसिएशन के नाम दिए गए, कुछ संगठनों को नाम दिए गए हैं और यहाँ उन संगठनों के संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जो संगठन के संस्थापक हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं सूची 2 में, तो इन्हें हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो आइए इनकी डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे। और एसोसिएशन के कौन है? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। पूना सार्वजनिक सभा के कौन है? तो ये महादेव गोविंद रनाडे हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के कौन है? तो ये फिरोज शाह मेहता हैं। और मद्रास महाजन सभा के तो ये आनंद चार्लू हैं। ठीक है, कौन है? आनंद चार्लू। चलिए अगला प्रश्न है आपका कथन से और कारण से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिए गए हैं, तो कथन कारण को हम पढ़ लेते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, तो ये कथन है और कारण क्या है? वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो है कथन हो गया और ये कारण हो गया कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया और इसका कारण हो गया आपका कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इनमें से कथन और कारण में से कौन कौन से सही हैं? ठीक है, तो इसके देख लीजिए, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो यानी कि कारण और कथन दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। तो देखिए प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका बम्बई में। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1885 में ए.ओ. हुम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन था? तो ये थे ए.ओ. हुम। इन्हीं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? W.C. बनर्जी। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं, W.C. बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है,
बदरुद्दीन तैयब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या फिर इसे कहते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, जॉर्ज यूले। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो इनमें से कौन है, इन चारों लोगों में से कौन है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे हैं? तो ये है सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां इससे संबंधित कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा है? तो देखिए कौन कौन से नाम दिए गए हैं। यहाँ है लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। तो इनमें से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो था दोस्तों आपका बेलगांव का अधिवेशन 1924। ठीक है, कौन सा? बेलगांव अधिवेशन सन 1924 का, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। इधर अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं और इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हें हमें मैच कराना है। तो आइए इसकी डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद जो है ये रामगढ़ में थे 1940 में, सरोजनी नायडू कानपुर में थी 1925 में, मोतीलाल नेहरू जो है अमृतसर में अध्यक्ष थे 1919 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बम्बई के अधिवेशन में अध्यक्ष थे सन 1934 में। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस सूची को। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनके स्थानों का नाम ये दिया गया है। ठीक है, और इधर उनके वर्ष दिए गए हैं। ठीक, तो हमें इनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ में अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1946 में। ठीक है, और कानपुर में कब हुआ था? तो कानपुर में हुआ था आपका 1925 में। लखनऊ में कब हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था सन 1916 में। और बनारस में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो इनमें से कौन थे इन चारों लोगों में से जिन्होंने ये आरोप लगाया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये प्रार्थना और याचना करती है और ये जो है विरोध की राजनीति करती है? ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक ने ये आरोप लगाया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इनमें से किसे जो है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मैजनी को। ठीक है, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये मैजनी थे। ठीक है, मैजनी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? तो ये था जो है आपका अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? तो ये सन 1904 में किया गया था। ठीक है, 1904 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन
हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी आपका कानपुर में, ठीक है, कानपुर में इसकी स्थापना की गई। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था, ठीक है। कहाँ बुलाया था? कानपुर में इसका एक सम्मेलन बुलाया था तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी दोस्तों? तो इनको फांसी दी गई थी आपका गोरखपुर में, ठीक है। कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी, ठीक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? ठीक है, तो काकोरी कांड में कौन इस मुकदमे से बच निकला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस मुकदमे से बच निकले थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो ए अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये किसने कहा था दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वाजिद अली शाह ने यह कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था, ठीक है। तो किसने इसका नाम बदला था दोस्तों? इसका नाम बदलने वाले कौन थे? वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था, ठीक है। आपका इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? इस इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? फिर से वही प्रश्न है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था आपका भगत सिंह, ठीक है। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, लेकिन किसके साथ फेंका था? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये फेंका था आपका श्री बटुकेश्वर दत्त के साथ, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपको भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वो दो साथी कौन थे? ठीक है, तो भगत सिंह के दो साथी कौन थे जिनके साथ इनको फांसी दी गई थी? इनके दो साथी थे आपका राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। राजगुरु सुखदेव के ही साथ इनको भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो इनमें से किसको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल को। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, ये 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे, ठीक है। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे गई थी, ठीक है, फांसी दी गई थी। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी, ठीक है, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये अलग अलग स्थान पे इन लोगों को फांसी दी गई थी, जो कि पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, तो 1926 में नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है। ये नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो इनमें से कौन एक उग्रवादी था दोस्तों?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल जो है ये उग्रवादी थे। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। इन्होंने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ प्रमाणित किया। इनका लाला लाजपत राय तथा बाल गंगाधर तिलक के साथ एक त्रिगुट था, जिसे संक्षेप में लाल बाल पाल कहा जाता था। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को मिला क्या कहा जाता था? लाल बाल पाल कहा जाता था। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? ठीक है, तो उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से कौन इसमें से नहीं थे? तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे। ठीक है, बाकी बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ये तीनों उग्रवादी नेता थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो इनमें से कौन महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने अपने दीक्षांत समारोह में उपाधि लेते समय गोली चला दी थी? तो इनका नाम था बीना दास। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? बीना दास था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूड पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? जिन्होंने इनमें से कौन है जिन्होंने इसकी हत्या का प्रयास किया था? चार्ल्स टेगार्ट की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, गोपीनाथ साहा ने। गोपीनाथ साहा ने यह प्रयास किया था कि इसकी हत्या कर दी जाए। चलिए अगला प्रश्न है भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से। तो देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी गदर पार्टी की यूएसए में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, चलिए क्या भी देख लीजिए आप लोग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से गदर पार्टी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए फिर से अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ये सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, चलिए तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1913 में हुई थी। ठीक है, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये कहाँ पर बनी थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान में ये अनंतिम सरकार बनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कौन भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहलाती हैं? तो भारतीय क्रांतिकारी की माँ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भीकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों श्री रासबिहारी बोस जी, रासबिहारी बोस जी ने किया था। ठीक है, अगला है आपका इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1905 में। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में हुई थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो फरवरी 1905 में लंदन में, ठीक है, कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? तो लंदन में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी किया गया। ठीक है, तो यहाँ से सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1905 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका स्वराज
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है आपका दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर से वही प्रश्न है कि इनमें से किसे जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है आपके आर.बी. घोष थे। यानी कि इनको क्या कहा जाता है? आर.बी. घोष को रास बिहारी घोष। ठीक है, आर.बी. घोष का मतलब है आपका रास बिहारी घोष। ठीक है, चलिए थोड़ा सा व्याख्या में देख लीजिए। तो 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को, ठीक है, उदारवादी जो लोग थे वो लोग रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। ठीक है, यानी उदारवादियों की जीत हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट कब हुई थी? ये हुई थी सन 1907 में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए थोड़ी से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट जो है ये 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी आपकी ढाका में। ठीक है, ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद की बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, तो ये जो है क्या था? इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके। ठीक है, पहला है वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, दूसरा है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन, तीसरा है गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, और चौथा है आपका विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसी के कारण आपका राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में मतभेद हुआ था। ठीक है, तो आइए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। तो वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया था। ठीक है, तो जो अपने देश का 1947 में विभाजन हुआ था, उस विभाजन के पीछे कहीं न कहीं ये जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, ये उस समय बीज का काम किया था। ठीक है, इसके बीज जो है उसी समय 1909 में ही बो दिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली भारत की राजधानी बना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ये बनी थी सन 1911 में। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा सन 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण सन 1912 में हुआ था। ठीक है, तो घोषणा 1911 में हो गई थी और स्थानांतरण 1912 में किया गया। अंततः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में वर्ष 1911 एवं 12 दोनों दिए गए हों तो इस संदर्भ में वर्ष 1912 अधिक मान्य होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ये किस अधिवेशन में अवगत कराया गया था दोस्तों? ये कराया गया था आपका लखनऊ अधिवेशन सन 1916 में। ठीक है, इसमें आप महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में की गई थी? ठीक है, तो 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी और इस लीग के आरंभकर्ता कौन कौन थे? तो ये थे
बीजी तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1916 को तिलक ने एवं सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। यानी बीजी तिलक ने कब किया था, तो ये अप्रैल 1916 में किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किए थे। दोनों लोग 1916 में ही किए थे। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ एनी बेसेंट की जो है कौन कौन सी पत्रिका थी, कॉमनवेल्थ थी और न्यू इंडिया थी, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक की कौन कौन सी पत्रिका थी, तो ये मराठा थी और केसरी थी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था दोस्तों, ये जोड़ा गया था आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जो है शब्द कब लगा, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान लगा था, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए थोड़ी सी कि गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था, ठीक है। चलिए आगे है आपका चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण जो है चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।